तो चलिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में लिख लिया था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में। और आज मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का एक नोट लिखवाने जा रहा हूं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से लिख लेना है और उस बात को समझ भी लेना है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। याद रहे भैया बेटा, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई भी शेयर्स अलॉट करते हैं, ठीक है, तो उन शेयर्स को हम नहीं बेच, देखिए बच्चों, कोई भी शेयर्स जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आप अलॉट करते हैं तो वो शेयर्स नहीं बिक सकते फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यानी वो जो मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स तक जो शेयर्स नहीं बिक सकते हैं, ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड। तो अब आप इसमें लिखें, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, in case of private placement of shares, the allottees will not sell their shares. The allottee will not sell their shares for a minimum period of 3 years from the date of allotment। यानी जिस दिन प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं, उस दिन से आप 3 साल तक अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते। दिस पीरियड इज नोन एज लॉक इन पीरियड। दिस पीरियड इज नोन as लॉक इन पीरियड। ठीक है जी। अब आगे लिखें आप स्वेट इक्विटी शेयर। अब देखना यह कि स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। तो पहले आप स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। तो लिखें आप, अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर as per section 54 of Companies Act 2013 आगे लिखें, आगे आप लोग लिखें स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स equity share issued by the company। Sweat equity share means equity share issued by the company to its employees or directors at a discount or for consideration other than cash, for providing know-how or making available intellectual property right। Such shares cannot be resold by their holders
such shares cannot be resold by their holders within a period of 3 years, within a period of 3 years, called lock-in period, called lock-in period। तो देखिए बच्चों, क्या चीज बता रखी है, लिखा है स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। एक तो ये सेक्शन नंबर 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंशन है कि स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब है ऐसे इक्विटी शेयर जो इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, किसको, टू इट्स एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को। किस पर किए जाते हैं, डिस्काउंट पर, बादल बना लें, किस पर किए जाते हैं, डिस्काउंट पर, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कोई नो हाउ प्रोवाइड किया गया, कोई इंटेलेक्चुअल कोई स्किल दिया, उन्होंने कुछ सर्विसेज दी अपनी, उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट के अंदर उनको कैश देने की जगह हम क्या दे देते हैं, अपने इक्विटी शेयर्स दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को इन द एप्रिसिएशन ऑफ देयर सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो हम शेयर्स दे देते हैं एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। सच शेयर कैन नॉट बी रीसोल्ड। अब ये ध्यान रखना, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के द्वारा अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को जो दे दिए जाते हैं, तो वो आने वाले 3 सालों तक उनको हम नहीं बेच सकते हैं, ये एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। ऐसे 3 साल को हम क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड। यानी उसका लॉक इन पीरियड कितना रहता है, 3 इयर्स का। तो ये क्या होता है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर। अब इसमें एक पॉइंट आप और लिखें, ये हाथ का निशान डालें और एक पॉइंट और लिखें इसके अंदर। इट इज टू बी नोटेड, इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर, कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, एट अ प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो बेटा ये बात ध्यान रहे आपको कि जब भी स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को देगी, तो जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू से कम पर देगी हमेशा स्वेट इक्विटी शेयर। जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है उससे लोअर पर ही जाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो उम्मीद करता हूं स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में भी आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बच्चों, इसके अंदर मैं अब आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ साथ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें, क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो लिखें इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो इस चीज ध्यान देने वाली है कि एप्लीकेशन मनी जितनी भी इशू प्राइस है उसके कम से कम 25% एप्लीकेशन मनी के ऊपर पैसा रिसीव करना होता है। तो इस बात को आप लिख लें। इट इज टू बी नोटेड दैट the application money should not be less than 25% of the issue price of each share। अगर मान के चलिए एक शेयर 100 रुपए का है तो कम से कम आपको 25 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर लेने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं ले सकते आप।
मान के चलिए 10 रुपये का है तो कम से कम 2.5 रुपये लेने ही पड़ेंगे आपको, तो ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे लिखें। अब मैं आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक कंसेप्ट लिखवाने जा रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले तो ये लिखें कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है। तो लिखें सेक्शन नंबर 39 का सब सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मतलब ये रूल बनाता है दैट द कंपनी कैन नॉट अलॉट दैट द कंपनी कैन नॉट अलॉट any securities of the company to the public unless the amount stated in the prospectus stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed आगे लिखें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स the amount which in the opinion of directors is the minimum to be raised by the issue of share तो देखिए बच्चों, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट क्या है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट पब्लिक कंपनी के ऊपर लागू होता है। किस पे? सेक्शन नंबर 39 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कंपनी जब तक अपने शेयर्स मार्केट में अलॉट नहीं कर सकती, जब तक उसको प्रोस्पेक्टस के अंदर जो मिनिमम अमाउंट मेंशन्ड है, ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट के जब तक उसको सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाते, तब तक जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक कंपनी को नहीं मिल जाता, जैसे मान के चलिए 4000 शेयर्स हैं, अब सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, यानी जितने शेयर्स आप सब्सक्राइब करते हो उसका 90% जब तक लोग आपके शेयर्स सब्सक्राइब नहीं कर लेते, लोग नहीं ले लेते, तब तक आप अपने मार्केट में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलेगा। आप जब तक मार्केट में अपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते। यानी 3600 शेयर्स का, अगर मैं आपको बात करूं 4000 शेयर सब्सक्राइब किए तो उसका 90% यानी 3600 के शेयर्स जब तक आपके मार्केट के अंदर सब्सक्राइब नहीं हो जाते, तब तक आप अपने शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलेगा, जब तक आप अपनी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है और सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से चले तो एटलीस्ट 90% का सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। तो मैं अभी आपको बात लिखवा देता हूं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग यही है कि जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलता और आगे वो कंपनी अपने आप को प्रोसीड नहीं कर सकती है। तो चलिए बच्चों, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग जो सेबी की गाइडलाइंस में जो रूल्स दे रखे हैं वो अपन लिख देते हैं। तो अब आप हेडिंग डालें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रूल्स क्या हैं वो आप एक एक करके लिख दें, क्योंकि किसी पे भी आपका मल्टीपल चॉइस पूछ लिया जाएगा। तो लिखें अकॉर्डिंग टू लिखें आप
according to SEBI guidelines, according to SEBI guidelines, minimum subscription has been fixed at 90% of the issued amount. ठीक है जी, आगे लिखें। एज पर सेक्शन 39 का सबसेक्शन 3, the company has to get minimum subscription within 30 days from the date of issue of prospectus. ठीक है जी, आगे लिखें। If company fails to receive minimum subscription within the said period, the company cannot proceed for allotment of shares, ठीक है, and the entire application money must be returned within next 15 days. आगे लिखें। If there is a delay in refund of such amount, by more than 15 days, the company shall be liable to repay it with interest at the rate of 12% per annum for delayed period. तो देखिए बच्चों, क्या बात लिखवाई है मैंने, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन। सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक कंपनी के पास कितना होना चाहिए, कम से कम 90% ऑफ द इशूड अमाउंट का आना चाहिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये जो 90% का है लेने में सक्सेस नहीं ले पाती है,
द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 दिन के अंदर अंदर, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। लेकिन आगे लिखा है इफ अ कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी के पास ये 30 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं आ पाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। एंड एंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, और आगे आने वाले 15 दिन के अंदर जो भी एप्लीकेशन मनी उसके पास आई है, मान के चलिए कंपनी के पास 90% सब्सक्रिप्शन की जगह 60% ही सब्सक्रिप्शन आया, 90% का टारगेट पूरा नहीं कर पाई, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो 60% सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, तो वो पैसा अगले 15 दिन तक के अंदर अंदर उसको वो पैसा जो भी शेयर होल्डर ने जमा कराए थे, जो भी लोगों ने जमा कराए थे एप्लीकेशन के पैसे, वो रिफंड करने पड़ेंगे। और मान के चलिए 15 दिन से डिले हो जाता है रिफंड करने में, तो ऐसी स्थिति के अंदर जितना डिले पीरियड हुआ है उस पर 12% पर एनम की रेट से उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है पूरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में लेखा जोखा जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बच्चों, अब बात आती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो अब हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं तो उसके बारे में भी सारी बातें लिख देते हैं, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लिखें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो चलिए लिखें expenses incurred on the formation of a company are termed as preliminary expense, ठीक है। These includes the following. First, expenses incurred on the preparation and printing of various documents needed for the registration of a company, Second, stamp duty and registration fees on these documents, Third, duty payable on authorized capital, costs of preliminary books and common seal, तो देखिए बच्चों, ये सारे जो एक्सपेंसेस मैंने आपको लिखवाए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सबसे पहली बात अपने जो टर्म है इसका मतलब क्या है कि कहते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, क्योंकि जब कंपनी फॉर्म होती है तो कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं, तो वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो फॉर्मेशन से लिंकअप सारे खर्चे होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। एक्सपेंसेस इनकर्ड एक तो कई सारे, जैसे
डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जितने भी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो प्रिंटिंग से लिंकअप जो भी रजिस्ट्रेशन से लिंकअप, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, इनसे लिंकअप जो भी खर्चे होंगे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। कोई स्टैंप ड्यूटी का खर्चा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस का खर्चा, ये भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। और ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, आप जितने ही कैपिटल आप ऑथराइज कराते हो उसके ऊपर ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ठीक है, जो भी प्रिलिमिनरी बुक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको आर्टिकल का बताया खर्चा, ऑथराइज का बताया, कोई कॉमन सील का खर्चा बताया, क्योंकि कंपनी की हर जगह, अब कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, कंपनी हर जगह तो सिग्नेचर नहीं कर सकती क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उस कंपनी के सिग्नेचर के लिए कॉमन सील बनवाई जाती है। तो जहां पर कंपनी के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है तो वहां पर डायरेक्टर कॉमन सील लगा देते हैं, तो वो कॉमन सील का खर्चा। तो ये सारे खर्चे आपके किसके अंदर पार्ट माने जाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट माने जाते हैं। तो देखिए बेटे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए को हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जो खर्चा होगा वो कहां से किया जाएगा। तो उसको चार्ज करने का क्या तरीका है कि आप सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा उठाओ। जो भी खर्चा हुआ है आप कहां से चार्ज करेंगे, सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा उठाओ। अगर पूरा नहीं पड़ पाता तो आप प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा उठाओ। तो लिखें, इट शुड बी, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किससे चार्ज किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे इट शुड बी रिटर्न ऑफ। चार्ज मतलब होता है रिटर्न ऑफ। इट शुड बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट फ्रॉम, सबसे पहले आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा उठा लो। चार्ज फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंड इन इट्स एब्सेंस, अगर मान के चलो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, एंड इन इट्स एब्सेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सेम ईयर, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सेम ईयर। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। तो सर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा उठा सकते हैं चार्ज करने के लिए, और नहीं है सफिशिएंट तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से भी उठा सकते हैं। तो उम्मीद है यहां तक की बात भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों, अब हमारे पास एक कंसेप्ट आ रहा है इसके अंदर, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के रिगार्डिंग क्या थ्योरी है वो अपन को देखनी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटे, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को बेटे हम कहाँ किधर यूज कर सकते हैं वो चीज हमको देखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो मेरे साथ साथ लिखते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा एक तरीके का रिजर्व ही है, और उस रिजर्व का पैसा हम कहाँ यूज कर सकते हैं तो वो देखना है। तो आप लिखें अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, the amount of security premium reserve, the amount of securities premium reserves, securities premium reserves may be used only for the following purpose, may be used only for the फॉलोइंग पर्पस। यानी जो रिजर्व्स है आप उसको किन किन चीजों में यूज कर सकते हो, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नॉर्मली आता है, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लो। तो किन किन चीजों के अंदर हम यूज कर सकते हैं, नंबर पहला, इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, जो भी अपन पढ़ के आए हैं कि कंपनी के अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उसको आप राइट ऑफ करने के काम में ले सकते हो। In writing of the preliminary expenses of company. Number 2, for writing of the expenses, कौन कौन से expenses, for writing of the expenses, preliminary expense को तो write off कर ही सकते हैं, और कौन कौन से expense को हम write off कर सकते हैं। For writing of the expenses, commission और discount, commission और discount allowed on, commission or discount allowed on issue of shares
और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। नंबर 3, फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। अब आप देख रहे हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में काम में ले सकते हैं, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड को राइट ऑफ करने के काम में ले सकते हैं, जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स के ऊपर कमीशन या डिस्काउंट अलाउड है। दूसरा के बाद तीसरा आ जाता है, आप बोनस शेयर्स को इशू करने के भी काम में ले सकते हो, फॉर इशूइंग fully paid, for issuing fully paid bonus shares, for issuing fully paid bonus shares to the shareholder of the company, to the shareholder of company। ठीक है जी, आगे लिखें। 4th, for providing for the premium payable on, for the premium payable on redemption of redeemable preference shares और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी आपको प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स के ऊपर जो आपको प्रीमियम और रिडम्पशन देना पड़ता है, तो जो रिडम्पशन के ऊपर जो प्रीमियम है वो एक तरीके से कंपनी का लॉस होता है, तो उस लॉस को चार्ज करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद 5th नंबर का पॉइंट आता है हमारा, 5th नंबर का पॉइंट आ रहा है, फॉर बायबैक ऑफ इट्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? बायबैक होते हैं। कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर से वापस खरीद लेती है, फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। कोई भी अदर सिक्योरिटीज हो गई, कोई बायबैक हो गए, उनको जब बायबैक करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है तो वो पैसा भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम से उठा सकते हैं। तो इन्हीं कामों के अंदर ही सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, इनमें से किसी पॉइंट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।